हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 23 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पंजाब से है। रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? पंजाब से है। कौन सा अवार्ड दिया गया? यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से इसको सम्मानित किया गया है। शुरुआत कब हुई थी इस अवार्ड की? तो इस अवार्ड की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? गरबा नृत्य को शामिल किया गया है, जो 15वीं अमूर्त धरोहर बनाया गया है। इसको किसको? गरबा नृत्य को आपको याद रखना है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में हाल ही में भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। कौन कौन से शहर हैं? कोझिकोड ये केरल में है और ग्वालियर ये मध्य प्रदेश में है। तो हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। कोझिकोड ये केरल में है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। इसको 42वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यानी कि भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? 42 हैं, जिसमें नवीनतम कौन सी है? तो 42वीं कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर, ये कर्नाटक में स्थित है। 41वीं कौन सी है? शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 40वीं कौन सी है? धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। और 39वीं कौन सी है? रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में स्थित है। सभी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1, ये कोरोना का नया वेरिएंट आया है। JN1 भारत में भी इसके काफी केस मिल रहे हैं। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO ने किस में शामिल किया है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। WHO किसी भी नए वायरस को 2 तरीके से परिभाषित करता है, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न। पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये गंभीर स्थिति नहीं होती, इसकी गंभीर मतलब यह अत्यधिक संक्रामक नहीं होता है। और जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है ये अत्यधिक गंभीर स्थिति होती है, इसमें संक्रामकता होती है अधिक होती है, यानी कि यह अधिक संक्रामक होता है, बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, इसमें मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। यह अत्यधिक संक्रामक नहीं होता है। इस पर नजर रखना जरूरी है। अगर इस पर नजर नहीं रखा यानी कि इसकी देखभाल नहीं की जाएगी तो यह भी किस में परिवर्तित हो जाएगा? वेरिएंट ऑफ कंसर्न में परिवर्तित हो जाएगा और अत्यधिक संक्रामक हो जाएगा। तो यह क्या है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट JN1 को इसी में शामिल किया गया है। अभी यह उतना गंभीर नहीं है जितना वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है। अगर इसकी देखभाल नहीं की जाएगी तो यह भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में परिवर्तित हो सकता है। तो आपको उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आ गया होगा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को परिभाषित करेगा? भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885। भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 को जो राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 है ये इसको क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। यानी 138 साल से जो कानून चल रहा था उसको परिवर्तित करके 2023 में बदला जाएगा। पेश किसने किया है इसको, इस विधेयक को? तो अश्विनी वैष्णव जी ने इसको पेश किया है। ये रेल मंत्री भी हैं और IT मंत्री भी हैं, दोनों आपको याद रखना है। ये रेल और IT मंत्रालय के मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव, आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका? तो फर्जी सिम को बंद करना, यानी फर्जी सिम जो लिए होते हैं उन पर नकेल कसना और साइबर क्राइम पर कंट्रोल करना, ये इसका उद्देश्य है। और फर्जी सिम को बंद करना मतलब फर्जी सिम जिसके पास है अगर वो पकड़ा जाता है तो 3 साल की सजा होगी और 50 लाख से जुर्माना देना पड़ेगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। फर्जी सिम के माध्यम से लोग साइबर क्राइम करते हैं, इस वजह से यह नया कानून लाया गया है। इस कानून में यह भी बताया गया है कि आपातकाल की स्थिति में सरकार मोबाइल सेवा और नेटवर्क को बैन कर सकती है, यह भी आपको नोट करना है। IT एक्ट, कल की डेट में हमने आपको बताया था IT एक्ट कब आया, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं।
चौथा प्रश्न है, हाल ही में छठ में टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुकृता पाल कुमार को सम्मानित किया गया है। सुकृता पाल कुमार को छठ में टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कृति क्या है, किसके लिए इनको सम्मानित किया गया है? साल्ट एंड पेपर इनकी कृति है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है कब से इसकी शुरुआत की गई? तो 2018 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई, यह भी आपको याद रखना है। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? अभी हाल ही में आपको बताया गया है, पुष्पा भारती जी को दिया गया है। किसके लिए? यादें 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 के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? संजीव जी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर इनको दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो रिक्विएम इन राग जानकी उपन्यास के लिए इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन रामानुजन जी का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन जी कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इन्हीं की याद में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इराड, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। शुरुआत कब हुई थी? यह दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से की गई? 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? 3065 मेगावाट सौर क्षमता के साथ देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। राजस्थान 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश का शीर्ष राज्य बन गया है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। ये 3050 मेगावाट इसकी क्षमता है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक है। और चौथे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पे है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आपको कमेंट करके बताना है जो हाइड्रोजन बम है यह किस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? डोम्मा राजू गुकेश। डोम राजू गुकेश ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के विजेता हैं। उपविजेता कौन रहे हैं? अर्जुन एरिगेसी ये उपविजेता रहे हैं। इसमें पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 15 लाख रुपए इसमें पुरस्कार की राशि होती है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? जो 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ है उसके विजेता कौन रहा है? मैग्नस कार्लसन ये विजेता रहे हैं। और उपविजेता कौन रहे हैं? आर प्रज्ञा भारत के हैं जो उपविजेता रहे हैं। आपको याद रखना है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? वीटा दानी ये खेल उद्यमी है। वीटा दानी ये क्या है? ये खेल उद्यमी है। आपको याद रखना है। ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1926 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुजोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पेट्रो सेरोलिन ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? ललितांबिका जी को दिया गया है। ये गगनयान मिशन जो भारत के इसरो द्वारा भेजा जाएगा तो उसकी हेड है, ये आपको याद रखना है। ललितांबिका जी कौन है? गगनयान मिशन की हेड है। मंगल ग्रह पर
मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? अक्षिता कृष्णमूर्ति। रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम परसिवरेंस रोवर है, जो मंगल ग्रह पर भेजा गया है नासा द्वारा। और इसमें कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? अक्षिता कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा 10 गारंटी दी गई थी। जब यह चुनाव लड़ रहे थे, इनके द्वारा 10 गारंटी दी गई थी, और इसमें से यह दूसरी गारंटी को पूरा करने हैं। जो युवा हैं वहाँ के, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, उनको रोजगार देके स्वरोजगार उपलब्ध करा के यह दूसरी गारंटी अपनी पूरी कर रहे हैं। तो पहले चरण की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? शिमला से पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। उद्देश्य क्या है? युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है। कैसे उपलब्ध कराएंगे? तो कृषि क्षेत्र या ई टैक्सी, ई बस या सौर ऊर्जा, इन सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप जो कर रहे हैं उनको छूट देकर युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची। ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध किससे है? यह एक समुद्री मकड़ी है। क्या है? समुद्री मकड़ी। ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची ये क्या है? यह एक समुद्री मकड़ी है। इसका नाम ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची क्यों रखा गया है? क्योंकि हेलानिची समुद्री वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर इस मकड़ी का नाम ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची रखा गया। आपको याद रखना है। रास सागर में यह पाई गई है। कहाँ पर खोजी गई है? रास सागर में पाई गई है। तो अगर आपसे पूछता है कि रास सागर कहाँ पर स्थित है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इस मकड़ी के पैर कितने इंच के है? तो 1.2 इंच का इसका पैर है, और इस मकड़ी में 4 आंखें हैं। यह भी आपको याद रखना है। यह जो मकड़ी है अपने पैरों से श्वसन करती है, और प्रजनन की श्वसन और प्रजनन यह पैरों से करती है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा है? माउंट इरेबस। कल की डेट में भी हमने आपको बताया था। माउंट इरेबस ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन मैसिव। ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कितने शोध केंद्र हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है, और उनका नाम क्या है यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो यह थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।